बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए पर तोल चुके हैं। मेरा ख्याल है खासा प्रोपेगेंडा किया गया, उसके पीछे क्या अवामिल थे या क्या मकासद थे उससे कतई नज़र कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। हत्ता कि आज मैं एक बहुत बड़े फंक्शन में गया तो यही क्वेश्चन मनवान कि वाकई नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। अब इसका कोई जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ कि आ जाएंगे, क्योंकि अब ये ऐसी सूरत हाल है कि आज 18 तारीख है और वो सऊदी अरेबिया से अपने पूरे प्रोग्राम के मुताबिक जो बताया गया था यूएई पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने 21 तारीख को चार्टर जहाज लेना है, इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद से वो लाहौर पहुंचेंगे और सीधा जलसागाह जाएंगे। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए सीधा जलसागाह पहुँचे। इनके दोनों के अमकानात मौजूद हैं। लोगों को जलसागाह के अंदर कहा गया है कि जी मीनार पाकिस्तान पहुँच के इस्तकबाल करें। जो इस वक्त ज़ेर बहस चीज़ है जो पिछले कई दिनों से है, और जब से नवाज शरीफ साहब ने जो इरादे बांधे हैं पाकिस्तान आने के, तो शद्द मत के साथ कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मुजरिम हैं और उनको सज़ाएँ हुई हैं और सारी चीज़ों से कतई नज़र कि क्या क्या सज़ाएँ हुई हैं नहीं हुई, और वो कैसे आएंगे और बेल का क्या प्रोसेस होगा या क्या नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में जो ताकत का जो सरचश्मा है, जो मंबा है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। आपने देखा नहीं था कि जब इस्टेब्लिशमेंट तुल गई थी नवाज शरीफ साहब को हरफ गल की तरह सियासत से मिटाने के लिए, तो उसी वक्त उन्होंने ये भी फैसला कर लिया था कि एक हमने हीरा तराशना है जिसका नाम होगा इमरान खान, और उसको सियासत के अंदर सवार करना है। अब ये इमरान खान साहब जिनकी वजह शोहरत क्रिकेट थी या चौखाना हॉस्पिटल थी या उनके अच्छे दूसरे बड़े अच्छे काम थे, इसके बाद जब वो 1996-97 में सियासत में आए थे, जब पहला इलेक्शन लड़ा, तो हकीकत यह है कि शर्मनाक तरीके से शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नवाज शरीफ साहब के मुकाबले इलेक्शन लड़ा था। अब ये सारी उनकी मकबूलियत सियासत में उन्हें काम ना आई। फिर जितने उन्हें इलेक्शन लड़े उसके बाद भी, तो 2002 में भी तो 8 हल्कों से इलेक्शन लड़े, मियाँ वाली की सीट को जीत गया, लेकिन बाकी जगहों पे उसी तरह का तकरीबन रिजल्ट था जो कि 1997 में आया था। ये वर्ल्ड कप जीता हुआ था, शौखाना बनाई हुई थी, नेक नामी कमाई हुई थी, लेकिन उनके सियासत में काम ना आई। चुनांचे मैंने ये इसलिए मिसालें दी हैं कि 2018 के अंदर जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ रहे थे तो कश्मीर फतह करके नहीं लड़ रहे थे, बल्कि बदकिस्मती है कि कश्मीर तो उन्होंने आगे 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया था। ये कोई और करता और एस्टेब्लिशमेंट जब हिसाब किताब लेती तो ये पता नहीं उसे कितने कितने इल्ज़ामात लगते। पाकिस्तान के अंदर कई लोग इस तरह के मामलात में अपनी जो सियासत से मुकम्मल हाथ धो बैठते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कश्मीर भी पाकिस्तान से गंवा दिया। कश्मीर हमने हिंदुस्तान के आगे सरेंडर कर दिया इमरान खान साहब के इक़्तिदार में। उसकी भी कहानी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जिसमें इमरान खान साहब का क्या रोल था और फ़ौज का क्या रोल था, और इमरान खान साहब के दौरे अमेरिका का क्या रोल था, जो चंद हफ्ते पहले जुलाई के तीसरे हफ्ते में अमेरिका का उन्होंने दौरा किया था। बहरहाल तो कश्मीर फतह नहीं किया हुआ था, चुनांचे 2018 के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहे। तो किस तरह जिताया गया, और उससे पहले फिर थोड़ा सा चला जाए कि जो वैसे कहा है कि वो उसके पहले जो वाक़यात हैं वो फिर बाद में उसका करते हैं, अहाता करते हैं, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब की वापसी उनके जो के बारे में उनकी जो गिरफ्तारी का कहा जा रहा है, ये उससे सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो 2018 के अंदर उसी ताकत ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया और इलेक्शन जितवा दिया, जिसके बारे में वो बाद में फरमाते रहे कि ये गद्दारों ने और इन हैंडलर्स ने और मीर जाफ़र ने, मीर सादिक ने, न्यूट्रल्स ने, जानवरों ने मुझसे इक़्तिदार मुझसे ले लिया और मुझसे छीन लिया। जिस तरीके से दिया था उसी तरीके से छीन लिया। लेकिन उससे पहले इनको लाने के लिए क्या क्या जतन हुए। 2014 में पहले एक स्टंट चलाया गया, सियासत ने रियासत बचाओ, और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन उनको जुमला गैर मुतरज़ा बना के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के 40 चैनल जो थे इमरान खान और तारुक कादरी के रहमकरम छोड़ के, और गलीज़ तरीन मीडिया ट्रायल किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। फिर 2015 के अंदर जब उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन लॉन्ग मार्चे से, तो 2015
के अंदर फिर एक नई स्कीम की लड़ाई गई जो 2016 में उसको आगे एक्सिक्यूट किया गया और पानामा के नाम पे ड्रामा किया गया। चलो जो हुआ, सारी JITs बनी, नवाज शरीफ को नायल करा दिया गया और JITs के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये केस इमरान खान साहब की पुरजोर ख्वाहिश पर, इसरार पे नहीं ख्वाहिश पर, हमारे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जाहिर है कि साकिब निसार साहब के साथ बात करें की होगा क्योंकि चीफ जस्टिस वो थे, इन्होंने कहा जी आप मेरे पास ले आए, केस करें और मैं नवाज शरीफ साहब को मैं निपटूंगा। उस वक्त यकीन जाने किसी के वहमो को मां में नहीं था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उस लेवल पे जाके गिरेगी और इतनी पस्ती में जाएगी जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये तो जब तारीखदान इनका तहाता करेंगे खुद नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर, तो जो उन्होंने सिफलापान सस्ता काम किया, जो एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद उन्होंने इंतहाई घटिया लेवल पे जाके और इंतहाई पस्त लेवल पे जाके उन्होंने ये काम किया। सारे इसके साथ साजबाज जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे शाना बशाना खड़ी थी, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हो रहे थे और ये सारे उनके हाथ का जो सुप्रीम कोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की और खुद चीफ जस्टिस और चंद जजेस जो थे वो हाथ का छुनछुना बने हुए थे, वो खिलौना बने हुए थे। केस सुना, केस सुनने के बाद नवाज शरीफ के ऊपर JIT बनाई, JIT से ऊपर उनके सारे जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनको व्हाट्सएप पे, इस व्हाट्सएप मैसेज पे खुद ही फिर बनवाई कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो उनके जो तमाशा खेल पाकिस्तान की से तारीख के साथ करना चाहते हैं उसमें कोई खलल पड़ सके या कोई उसमें दखल अंदाजी हो सके। व्हाट्सएप से अपनी मर्ज़ी के बंदे चुन के फिर JIT बनाई। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 10 वॉल्यूम तैयार किए। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिकी CIA जो थी उसकी पुष्पनाई हासिल थी। उन्होंने जद्दा में और अबू धाबी में बैठ के उन्हीं हुकूमतों के साथ मिल के नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत फराहम करने की कोशिश की। सबूत तो क्या मिले थे, जो ले दे के एक सबूत मिला था कि नवाज शरीफ साहब ने जब दुबई वीज़े पे, दुबई का जो वीज़ा था वो उन्होंने बेटे की कंपनी पे निकाला हुआ था और वीज़े के बारे में हर एक को पता है कि उसके बारे में होता है जी वो उस कंपनी में एम्प्लॉई है और इसमें एक तनख्वाह भी रखी होती है। ये हर बंदे को जो सऊदी अरब और दुबई के अंदर जो अकामे होते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है और उनके ऊपर ये उसकी ज़रूरत है। चुनांचे उन्होंने लिखा कि जो 10,000 रियाल तनख्वाह है जो कि वो रिसीव नहीं कर रहे थे लेकिन एक कागज़ों में थी। वहाँ पे हमारे एक जाई साहब ने काला कानून इस्तेमाल किया, अमेरिकन लॉ ब्लैक लॉ डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए, और काला काम ये कि उन्होंने कहा जी कि चूँकि बेटे की तनख्वाह रिसीवेबल में आती है और रिसीवेबल ना लिया जाए और उन्होंने अपनी 2013 की रिटर्नों में शो नहीं की कि वो 10,000 उनके रिसीवेबल्स हैं और उन्होंने लेने थे और उन्होंने नहीं लिए। नाअहल वज़ीर आज़म 22 करोड़ अवाम उस वक़्त थे, उनका इलेक्टेड नुमाइंदा एक जज ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी के ऊपर उसको नायल करा दे दिया। और साथ जो है नैब के अंदर एक मॉनिटरिंग जज इजाज़ुल हसन साहब, जो अल्लाह ताला उस पाकिस्तान पर रहम करे कि उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है और पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस ढिटाई के साथ कानून का मजाक किया, क्योंकि इंसाफ की कुर्सी पे आपके ज़ाती नफ़रतें या मोहब्बतें जो होती हैं उसके से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप क्या करते हो। तो उन्होंने इजाज़ुल हसन साहब ने क्या करे, वो मॉनिटरिंग जज बने एहतसाब अदालत को एस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने मिल के करनैलों ने जर्नैलों ने वो चलाया और नवाज शरीफ साहब को वहाँ से एक अदालत ने 10 साल की सज़ा दी, एक ने 7 साल की सज़ा दी। बाद में 10 साल की सज़ा उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ उनकी बेल हो गई, वो मुअत्तल कर दी गई और मुकदमा वो उससे चल रहा है। दूसरी में अरशद मलिक जिसमें से बेल नहीं हुई थी और जेल में थे, और अरशद मलिक का फिर आपको पता है कि कौन सी उन लोगों को जो वीडियो दिखाई गई जो उनके पास होती हैं फाइलें, वीडियोस, ऑडियोज़, वो दिखा के तो उनसे काम कराया गया। ये सारे जब वाक़ात थे तो मैं अक्सर कहता था कि इस तरह की अदालतों से और ऐसे कानून से भागना जो है वो शरन जायज़ है, चाहे वो डार साहब थे चाहे कुछ थे, कतई नज़र इसके कि वो कसूरवार थे या नहीं थे। जिस तरीके से बेईमाना तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था और कसूरवार बनाया जा रहा था। अब मैंने यहाँ दो बातें करनी है। अब नवाज शरीफ साहब की यही जेल चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब को, आपको याद होगा, एक दफ़ा 2 महीने के लिए कहा गया कि हेल्थ के ग्राउंड पे जाती उम्रा वो घर गुजार सकते हैं। सब जेल
का मुझे नहीं पता कि थी या नहीं थी, लेकिन 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करने थे और उसके लिए उनको जाती उम्र लाए थे और उनको मनवाने की कोशिश की थी कि आप ये मानिए, आप ये जेल में हैं, 7 साल कैद बामुशक्कत गुजार रहे हैं और जाती उम्र गया 2 महीने। काम नहीं चला। पूरे 8 हफ्ते के बाद उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद अचानक पता चला कि मियां नवाज शरीफ को नैब ने किसी और मुकदमे में जेल से गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। नैब की कस्टडी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके रेगुलर टेस्ट होने गए तो पता चला उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप हो गए। सारे या तो वो ड्रग्स दी गई हैं या जो रिपोर्ट्स है वो झूठी बनाई गई हैं। तो किसने बनाई? पाकिस्तान की बड़ी सबसे बहुत मारूफ अस्पताल, हुकूमत की सर्विसेज हॉस्पिटल, उनको फॉरेन सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। साथ ही एक जहाज़, ये नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं होगा, एक एयर एम्बुलेंस आ गई उसी रात जैसे सर्विस हॉस्पिटल में थे कि जी रातों रात इनको हमने फ्लाई करना है। फिर पता चला ये तो सजा याफ्ता है और जेल नहीं तोड़ के भागे। चुनाचे उन्होंने कहा जी ये तो और जो है ना इनको भिजवाना है। उन्होंने कहा जी उसके लिए कल के लिए कल बेल एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, मरीम नवाज साहबा भी जेल में थी, उनको भी वो बाद में वो किसी और के वो तकरीरें करना शुरू कर दी थी तो उस सिलसिले में जेल में थी। कोई वो उसमें पहले केस में जिसमें 7 साल सजा थी उसमें वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह वो बेल पे थी और वो केस भी अब ख़त्म हो गया उनका जिसमें उनको सजा हुई थी। वालिद को मिलने जेल गई थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, किसी नैब का कोई केस बना कर झूठा सच्चा, क्योंकि ऐसे ही काम चल रहे थे। तो मरीम नवाज साहबा को भी फिर बेल पर रहा कर दिया गया रातों रात। वो वालिद साहब के पास आ गई तीमारदारी के लिए और ये अब तय हो गया कि वालिद साहब को रात को फ्लाई कराना है। मशवरा दिया गया कि नहीं सुबह अदालत से रजू किया जाए। अदालत गए तो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया और सुल्तानी गवाही डाली कि मेरे तो अपने जो अस्पताल का डॉक्टर है, जो मेरा अपना ज़ाती मुलाजिम है फैसल सुल्तान, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसमें हेल्थ मिनिस्टर भी उसी को बनाया हुआ था। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान जाके देख के आए और उन्होंने कहा कि उसकी हालत तो मरने वाली हो रही है। खुद कहते हैं कि जब फैसल सुल्तान ने ये बताया तो शीरी मज़ारी को भी रोना आ गया। यानी कि वो मजाक उड़ाते थे बाद में कि हम झूठ बता रहे थे, यानी खुद कह रहे हैं हम झूठ बता रहे थे। कौन कह रहा है? ये नवाज शरीफ नहीं कर रहा, इसका नाम है सादिक और अमीर इमरान खान। फिर उसके बाद जनाब जब बेल के लिए गई तो इन्होंने कहा कि चलो हमारी वो थोड़ी सी इज़्ज़त सादात रह जाए। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी ये नवाज शरीफ की तो इतनी बेल हो, इतने उसकी कोई गारंटी हो, फलाना हो, अंडरटेकिंग हो, नवाज शरीफ देने से इनकार कर। उन्होंने कहा मैं नहीं जाते ही नहीं हूँ। इनको फिर पड़ गई कि जी अब क्या किया जाए। कि उन्होंने कहा अच्छा एक शहबाज शरीफ अपने हाथ से अंडरटेकिंग देते हैं। उन्होंने इनको फेस सेविंग के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दे दी और यूँ नवाज शरीफ साहब जो है जब गए तो अगले दिन में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो जहाज भागते हुए गए चढ़े थे तो बेशर्मो आपको शर्म करनी चाहिए थी कि फिर आपने कौन सा पाकिस्तान के कानून, अस्पताल, यास्मीन राशिद की रोज़ाना की ब्रीफिंग के नवाज शरीफ साहब जो है मरने वाले हैं, उन पर शर्म हजा से आपको डूब मरना चाहिए बजाय ये कहने के कि वो तो सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे थे। यानी कि अपना मजाक उड़ाते या एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट को अंडरमाइन कर रही थी। अब एक बंदे को आपने इस तरीके से भेजा है, वो बंदा जो कि अपनी बेटी और खुद पाकिस्तान में 13 जुलाई 2018 को 10 साल कैद काटने के लिए लंदन से यहाँ पहुँच गया था। अब बेशर्मी की बातें हैं कि कहो कि जी वो इस तरह था उस तरह था। बताइए इस कानून के अंदर ये सारा कुछ पता है कि क्या हुआ। तो आपने 2 हफ्ते कैसे महीने जब वो रास्ता था 2 महीने बेल दे के जाती उम्र कैसे भेजा था? फिर आपने हाई कोर्ट की बेल दे के उसको लंदन कैसे भेजा था? सजा याफ्ता था। आप कहते हैं कॉन्विक्ट को तो प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। तो क्या नहीं मिल सकती? अभी तक तो उनके पास जो मेरी जो समझ है लाहौर हाई कोर्ट की बेल को मौजूद है। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक वहाँ पे भी एक ड्रामा चलता रहा था कुछ अर्सा, उन्होंने उनकी बेल कैंसिल कर दी थी किसी भी ज़माने में। और ये वो ज़माना था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरे ख्याल आजकल जो चीफ जस्टिस है इन्होंने कहा था किसी और ने कि जी नवाज शरीफ कानून पे हंस रहा है। तो मैंने कहा कानून पे तो हंस रहा है फैसल वावडा भी, जिसका आपने केस 2.5 साल नहीं चलने दिया।
कासिम सूरी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं चलने दिया गया। कानून पे तो लोग बहुत हंसते रहे। मैं कहा आपके कानून पे तो हंसना ही चाहिए कि है ही ये हंसी मजाक का मकाम। जो कुछ करते रहे हैं, अभी काजी फैजिया साहब के पहले से जो कुछ होता रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कानून हंसता ही रहा है। ये सारे जो बैठे हैं ना, जो बड़े इंसाफ और कानून में मबनी फैसले दे रहे हैं, ये मॉनिटरिंग जजेस रहे हैं। ये क्या क्या करते रहे हैं। तो क्राइसिस ये है जी कि मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा काम है ये। बाकी नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, उन्होंने इनको ज़बरदस्ती भेजा था, उन्होंने इनको सजाएं दिलाई थी, उन्होंने नायल किया था, उन्होंने इनको 10 साल की सजा 7 साल की सजा दिलाई थी। उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनाया था, उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने आपको वज़ारत उज़्मा से हटा के नीचे पटक दिया। और उन्होंने जो आजकल आपके ऊपर साइफ और अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना और न जाने क्या अनवा इस्लामी केसेस जो हैं आपके खिलाफ किए हुए आगे सब चल रहे हैं। तो चुनाचे इसको कानून का सहारा कोई ना ले, कौम की आंखों में धूल ना झुके। और जिस कानून के तहत में भेज दिया था उसी कानून के तहत नवाज शरीफ आएंगे। मेरी दुआ है कि वो बेल उनको मिल जाए, ले लें। ये भी हो सकता है कि वो बेल ना मिले तो उनको कोई नहीं पकड़ेगा। जिनके कब्जा इस्तबदाद पाकिस्तान कानून है 70 साल से, वो इसमें कुदरत भी रखते हैं कि इससे हट के रुकेंगे, आप फ्री हो और जो जलसे जुलसे करें, और उसके बाद अगले दिन बेल हो जाएगी फॉर ऑल टाइम टू कम। उनको बेल मिल जाएगी जी कि प्रोटेक्टिव बेल। फिर जाके वो जो बेल तो पहले भी 10 साल में मिल चुकी है, तो 7 साल में क्यों नहीं मिलेगी। और 10 साल वाला केस तो मरीम नवाज साहबा की गवाही पे बना था, वो तो उसमें से रहा हो गई हैं, इसमें वो भी रहा हो जाएंगी। और उसमें हो जाएंगी तो फिर सारे मामला जो हैं वो एवन फीट के क्लियर हो जाएंगे, तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। फिर तो मामला आपका सारे के सारा जो है ना रहेगा बांस और ना बजेगी फांसी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है नवाज शरीफ साहब का जो इतने बड़े PTI वाले और वकला और सारा कुछ अपनी आसूदगी के लिए, अपनी तारीफ के कल्ब के लिए इतने बड़े बड़े जो बुलंद बात दावे कर रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप जो है इस मामले में खातर जमा रखें। किस्मत जो होती है वो कहते हैं मकाफात अमल है। ये पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो है सियासतदानों के लिए बारी का बुखार है। ना नवाज शरीफ वगैरह को खुश होना चाहिए। जब इमरान खान से ये बारी का बुखार उतरेगा तो इन पर चढ़ेगा, और उनसे उतरा तो इमरान खान पे चढ़ गया। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख का जो है लबे-लुबाब है। इसमें पाकिस्तान पहले भी बच चुका है, फिर भी बचने को है। तो वतन की फ़िक्र कौन करे, ना किसी को है। मुफादाती लोग हैं, अपने मुफाद के अंदर इस वक्त धुन में आगे जा रहे हैं। फिर जब तक 16 दिसंबर 1971 आएगा और पता चल गया कि पाकिस्तान टूट गया।